आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और 2024 बहुत ही इंटरेस्टिंग साल है बिकॉज ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज इस साल में इलेक्शंस कर रही हैं। इंडिया ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम यहां पर भी इलेक्शंस होते हुए देखे हमने एंड गेम चेंजिंग व्यूज यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो चाहे वो मौसम है, जियोपॉलिटिक्स है, ग्रीन एनर्जी की तरफ जो तवज्जो है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इमर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैं, काफ़ी कुछ इस साल में होता हुआ नजर आया है। नए कोरिलेशंस यहाँ पर बने, पुराने टूटे भी, लेकिन कमोडिटीज़ मानता है बाजार ऐसा कि एक लॉन्ग स्ट्रक्चरल बुल रन की तरफ हम अभी भी यहाँ पर जारी हैं। मेरे साथ अब यहाँ पर शामिल हो रहे हैं मिस्टर एन जय कुमार, एमडी प्राइम सिक्योरिटीज। मिस्टर जय कुमार, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। शुक्रिया बुलाने का। सबसे पहले तो जिस तरह से ये साल अब तक रहा है, इक्विटीज़ भागते रहे, डॉलर में यहाँ पर तेज़ी थी, कमोडिटीज़ में इतनी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। कई सालों के बाद हमने देखा है कि वो टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता हुआ। कैसे देखते हैं आप ये साल? थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़बरदस्त ब्रेक डाउन होता हुआ। एक्चुअली अगर आप ये देखोगे कि कमोडिटीज़ एक तरह से, मतलब डॉलर अगर एक साइड ऑफ द कॉइन है तो कमोडिटीज़ दूसरी तरफ, ये हम मानते थे। और कमोडिटीज़ में भी प्रेशियस मेटल्स अलग थी, इंडस्ट्रियल मेटल्स अलग हैं, बेस मेटल्स अलग हैं, एक्सेट्रा। लेकिन इस साल अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि जैसे दुनिया को कोई और ऑप्शंस की तलाश है। कि कभी वो बोलता है कि अगर डॉलर वीक होगा तो कोई लोग बोलते हैं कि हम सिल्वर खरीद लेते हैं। किसी ने कहा कि नहीं, सिल्वर तो स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू है, गोल्ड तो सबके पास है, तो हम कुछ और खरीद लेते हैं। तो कमोडिटीज़ हैव बीन द बेनिफिशियरी ऑफ दिस। लेकिन अगर आप 2 साल 3 साल पहले की अगर हम सिनारियो पे जाएं तो ये नज़र आता है कि ईवी का ट्रेंड, ESG का ट्रेंड, क्लीन एनर्जी का ट्रेंड तब शुरू हुआ था। तो कमोडिटीज़ में तेज़ी का एक तरीके से जो रुझान है वो पहले ही बन चुका था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि कमोडिटीज़ का बिगेस्ट कंज्यूमर चाइना, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। तो क्योंकि उनकी इकोनॉमी एक कोलैप्स हो गई तो द डिमांड दैट शुड हैव कम फ्रॉम चाइना नज़र नहीं आया। तो इतना ज़बरदस्त डिमांड आ सकता था वहाँ से, लेकिन हुआ नहीं, इसीलिए कमोडिटीज़ में तेज़ी स्ट्रक्चरली बन नहीं पाई। लेकिन 2 साल बाद अभी देख रहे हैं कि चाइना अपना इकोनॉमी सुधार रहा है। कुछ ऐसे उसने पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं जिससे हाउसिंग सेक्टर में, अपार्ट फ्रॉम जस्ट हाउसिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिफिकेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोवाइडिंग बेसिक मिनिमम फॉर पीपल। अगर वो वाला अगर ट्रेंड अगर आप देखें तो मोर स्ट्रक्चरली सॉलिड है ये। तो इसमें दैट हैज क्रिएटेड अ फ्लोर फॉर कमोडिटीज। तो मोमेंट यू से दैट्स क्रिएटेड अ फ्लोर, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? द नेक्स्ट थिंग में एक आपने सारे फैक्टर्स मेंशन किया, आपने वो 30 सेकेंड एग्जीक्यूटिव समरी में, आई थिंक दैट इज इनफैक्ट द थीम ऑफ द एंटायर इंटरव्यू। लेकिन एक फैक्टर आप भूल गए हैं, विच इज सप्लाई डिसरप्शन। जैसे गिनी बिसाओ में छोटी सी कंट्री है, वहाँ पर पोर्ट्स का बंद होना, वहाँ से एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्टन की बॉक्साइट एक्सेट्रा कुड नॉट टेक प्लेस। 2-3 माइंस शट डाउन इंटरनेशनली। तो जैसे ही माइंस स्टार्टेड शटिंग डाउन, एंड लास्ट 2-3 साल में ये भी था कि बड़ी कंपनियों को इन्वेस्टर्स बोल रहे थे कि ESG कंप्लायंट होने के लिए आपको अपने माइंस बंद करने पड़ेंगे। तो पीपल लाइक BHP Billiton सोल्ड ऑफ देयर कोल एंड द कार्बन बिजनेस ऑलमोस्ट एट 1 टाइम बुक वैल्यू। तो जो जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने खरीदा उनको 3-4 गुना पैसा बना उसमें, क्योंकि दिस वाज लाइक फायर सेल, कि दे वर वांटिंग टू सेल ऑफ एट एनी कॉस्ट जस्ट टू बी ESG कंप्लायंट। लेकिन वो ESG का जो भूत थोड़ा कम हुआ तो अभी EV में आए लोग, और दे सेड दैट EV के लिए, नॉट टू क्रिएट EV कैपेसिटीज, you need more traditional fuel and traditional energy than before. Right. So therefore you went back to metal. So certainly now you have aluminum demand at one end, you have clean energy के लिए aluminum plus copper, then you need silver for as a catalyst, palladium as a catalyst, lead in certain cases. तो suddenly सारे commodities का demand plus China का सुधार plus this entire thing of supply disruption, ये 3 factors अगर आप एक मतलब बास्केट में मद्देनजर रखते हुए आप बोलो तो इनका यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल बुल मार्केट का एवरी सिंगल रेसिपी हैज कम इन। तो अभी जो मूव्स आएंगी मेरे हिसाब से इट विल बी लॉन्गर, विल बी हायर एंड विल बी डेफिनेटली मोर लॉन्ग लास्टिंग फॉर एंड इन्वेस्टर्स आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम। Many overseas funds have been created only to play the commodity cycle. Right. So that has not been seen before. तो अगर आप 40-50 बिलियन के commodities में डिमांड क्रिएट करोगे, and many of these markets are in their physical shape very narrow and shallow. तो आपको ये पता चलेगा कि the movement of price with the money can be much more than normally which is expected.
तो दिस इज द काइंड ऑफ 3-4, मतलब इट्स अ लॉन्ग आंसर टू अ छोटा सा क्वेश्चन, बट आंसर हैड टू बी इन द कॉन्टेक्स्ट। नो, आपने बहुत इसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया, एंड यू आर वेरी राइट, क्योंकि अगर हम 4-5-6 साल पहले भी अगर देख लें तो एक्चुअली जो कमोडिटी डेस्क थे वो बंद हो रहे थे, फंड्स जो कमोडिटी सेक्टर था वहाँ पे बहुत इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन सडनली हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रश यहाँ पर आता हुआ देखा है। आई टेक इट वंस इन अ टाइम। आपने मेटल्स की यहाँ पर बात की, अब जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, इवन एज चाइना इज स्टिल चगिंग अराउंड, और हम यहाँ पर जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे स्टिमुलस मेजर्स हमने आते हुए देखे हैं, उसके बावजूद भी ऑलरेडी हमने ऑल टाइम हाइज काफ़ी हद तक मेटल्स में आता हुआ देखा है, मल्टी ईयर हाइज भी यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा है। आपको लगता है कि यहाँ से अब आने वाले समय में, क्योंकि कोई भी माइन में अगर अभी भी इन्वेस्ट किया जाए तो वो अगले 8-10-15 साल से पहले नहीं हमने वो आता हुआ देखते हैं, तो यहाँ से कितनी बड़ी तेज़ी इस सेक्टर में बनता हुआ देखेंगे? एक्चुअली इसमें फॉर इंडिविजुअल्स टू प्ले, ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके जो दर्शक हैं वो ये चाहेंगे कि भाई ये कैसे खेला जाए, क्योंकि इंडिविजुअल्स तो कोई जाके कॉपर खरीद नहीं पाएगा, गोल्ड सिल्वर तक तो ठीक है, वो आई डोंट हैव टू टीच एनीबॉडी, द इंडियन हाउसवाइफ, पर आपको लगता है कि ये इंडिया में बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में हम देखते हैं कि वहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा सेवी हैं, इंडिया में हम देखते हैं कि कमोडिटी को बहुत नीश माना जाता है। सेवी भी नहीं है, उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि ETFs आर देयर, पीपल कैन प्ले द सिल्वर ETF, दे कैन प्ले गोल्ड माइनर्स, दे कैन प्ले सिल्वर माइनर्स, दीज कैन बी प्लेड, दे आर एक्चुअली बॉट एंड सोल्ड, यू नो, शुड आई से नॉट इंडिसेस बट लेट्स से बास्केट्स, तो यहाँ पर उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में इतना ट्रेडिंग होता नहीं है लोगों का। लेकिन इसको अलग एक मिनट रखते हैं, हाउ डज द, मतलब द इंडियन व्यूअर, मतलब जो आपके दर्शक हैं वो कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं? मेरे हिसाब से यू हैव टू गो बैक टू कंपनीज। तो या तो आप बोलो कि भाई एल्यूमिनियम कंपनी हो तो PSU में एक है, एक हिंडाल्को है, एक वेदांता है, एक्सेट्रा, लेकिन विदाउट टॉकिंग स्टॉक स्पेसिफिक, बट उसका थोड़ा जिक्र करना मतलब करना ही पड़ेगा शायद, लेकिन a company like Vedanta, it has oil, it has aluminium, it has through Hindustan Zinc, and as a offshoot of zinc, it has silver, and it has you know, aluminium. So the entire copper, entire range is there. So people may be able to play this, और इसका फायदा थ्रू स्टॉक्स कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ही फोकस करना चाहो तो देन यू विल हैव टू गो इनटू सम ऑफ द ETFs जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट विच आर ट्रेडेड एंड इट मे बी डन थ्रू सम फंड्स विच इन्वेस्ट आउटसाइड द कंट्री, दैट कैन हैपन। प्लस LRS के थ्रू करना पड़ेगा, इट्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, इतना एंट्री एग्जिट भी इतना ईजी नहीं है। लेकिन एक चीज़ पक्का है, अगर आप 4-5-7 साल का ये व्यू लेते हो और इसमें तेजी बनने का अगर आपको आपका थीसिस है, तो मेरे हिसाब से इवन एंट्री एग्जिट कॉम्प्लिकेटेड भी हो, लेकिन यू शुड इन्वेस्ट इन दोज। जैसे अभी भी सिल्वर 32 के आसपास है, जो 23-24 हुआ करता था, मूवमेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल वो पढ़ो, क्योंकि जो मार्केट्स हैं, फिजिकल मार्केट्स, और दिस इज इंपॉर्टेंट, जो माइनिंग एक्टिविटी यूज टू बी लिंक्ड टू द एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्शन। ऑयल ही ऐसा मार्केट है जिसमें द फिजिकल मार्केट इज साइजेबल, लेकिन जो फ्यूचर्स मार्केट है वो उससे 50 गुना बड़ा है जैसे होना चाहिए, लेकिन और उसमें कोई लिमिट्स भी नहीं है, तो कौन क्या पोजीशन ले रहा है नोबडी नोज। लेकिन इन सम ऑफ द थिंग्स लाइक द कमोडिटीज, फिजिकल मार्केट इज क्वाइट लिंक्ड टू द फ्यूचर्स मार्केट। तो अगर उसमें बड़ा पैसा 30-40 बिलियन एक कमोडिटी में आ जाए तो उसको डिसरप्ट हो सकता है, प्राइस डिस्टॉर्शंस कैन हैपन। तो दैट इज द अदर थिंग वी नीड टू बी क्लियर अबाउट। बट एक और चीज़ है कमोडिटीज़ में, जैसे यू फिजिकली स्टार्ट माइनिंग, अगर आपको लगता है कि आउटपुट प्राइस आर, जैसे सिल्वर है 32 में है, तो द एक्टिविटी इज मच मोर देन व्हाट इट वाज अर्लियर। अगर 32 का 35 हो जाए या 35 का 50 हो जाए, तो द अमाउंट ऑफ माइनिंग दैट कैन हैपन इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, जो फिजिकली स्टॉक्स में नहीं होता है, कमोडिटीज में होता है। इनफैक्ट देयर इज एन ओल्ड, मैं एक उदाहरण दूंगा कि द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड कमोडिटीज। स्टॉक्स में क्या, कमोडिटीज में क्या होता है, एज प्राइसेस गो अप डिमांड गोज डाउन, whereas stocks may, as prices go up, demand goes up. So this is human psychology, right? And similarly, when prices go down, the consumption of stocks goes up, whereas the consumption of commodities goes up, whereas stocks act opposite. तो अगर ये देखें तो commodities के लिए psyche has to be very different. मतलब आपका जो orientation है, आपका जो मन का जो कोई अलग तरीके का ठहराव होना चाहिए। अगर इक्विटी ऊपर जा रहा है इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी है, कमोडिटी ऊपर जा रहा है मतलब इन्फ्लेशन जो ऊपर जा रहा है, तो वो चिंता की बात है। सो दीस आर टू डिफरेंट मार्केट्स। सो आई थिंक आपको खेलने के लिए यू मे हैव टू डू इट थ्रू कंपनीज रादर देन थ्रू
the direct markets because these markets are more volatile, whereas corporates में क्या होता है क्योंकि production भी इनके long term contracts होते हैं, so the volatility of earnings is a lot lower. तो ये सब है मतलब, but I think if you ask my opinion, I think the dollar weakening theme जो है, if it remains in the 100 to 104 range, एक तरीके का लॉन्ग टर्म मार्केट है. बिलो 100 आई थिंक इज अंधाधुंध तेजी फॉर कमोडिटीज. अबव 105 106 थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. दिस इज द ब्रॉड थिंग, बट अदरवाइज आई फील कमोडिटीज आर ऑन अ बिग बुल रन एंड तेजी उसमें बनेगी. और कंपनीज दैट आर इन दो स्पेसेस, स्पेशली जिसमें लेवरेज हो, दे कैन एक्चुअली रिटर्न फार मोर फॉर इक्विटी होल्डर्स, क्योंकि लेवरेज भी पे ऑफ करके द इक्विटी होल्डर्स कैन बी बेनिफिटेड. मिस्टर टेमको, जब हम इंडियन मार्केट्स यहाँ पर देखते हैं, आप कहेंगे कि हम इक्विटीज में ओवर बॉट है एंड जब बाकी दूसरे जो एसेट क्लासेस हैं वहाँ पर अंडर ओनिंग है, तो आपको लगता है ये चेंज करने की जरूरत है या फिर? आई थिंक इक्विटीज में ओवर ओनरशिप हुआ नहीं है अभी. अच्छा, क्योंकि तो कमोडिटी तो बहुत दूर है फिर. बहुत दूर है, बहुत दूर है. एक्चुअली अगर आप ये देखोगे, एक कमोडिटी जो, आई डोंट वांट टू बी सेक्सिस्ट अबाउट दिस कि इंडियन होम मेकर बीइंग द वाइफ, बट एक्चुअली द इंडियन होम मेकर, एंड विदाउट सेइंग इट्स अ मैन और अ वुमन, हैज बीन इन्वेस्टिंग गोल्ड में. इन्वेस्टमेंट करना मतलब हर त्योहार में, हर खुशी के दिन में, किसी के जन्मदिन के लिए, किसी के एनिवर्सरी के लिए, सालगिरह के लिए, तो गोल्ड हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन. तो अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स होते थे, आपने थोड़ा तोड़ के या मतलब सैलरी से थोड़ा निकाल के आप SIPs करते थे, जब SIP का कोई जिक्र या टर्मिनोलॉजी वाज नॉट अंडरस्टूड कि मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है, बट आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, तो हर साल 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम तो आ ही जाता था. आज भी कंपनियां अच्छी कर रही हैं, तो कंपनियां मतलब दिवाली के टाइम में क्या करते हैं, अलॉन्ग विद द बोनस चेक यू गिव अ 5 ग्राम गोल्ड कॉइन. सो गोल्ड हैज बीन अ नेचुरल डाइवर्सिफिकेशन. वो तो मेरे हिसाब से RBI के लिए भी इट्स बीन दैट, एंड दे हैव बॉट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड इन रीसेंट टाइम्स. बट इन एडिशन टू दिस, equities was always seen as a luxury thing कि वही सट्टा बाजार है, लेकिन गोल्ड आप you could see value है कि किसी के शादी में दे दिया, किसी में. so equities में भी 5 साल पहले 3-3.5% was the amount invested out of the savings. आज वो मेरे हिसाब से 5% प्लस माइनस 0.25 है. In overseas markets में the equity markets are between 15 and 20% in developed markets. When I say overseas, I mean developed markets. तो आज भी वो 5-5.5% को 7.5-8 जाने में markets can go up substantially more. तो commodities में तो मेरे हिसाब से 0.25% also other than gold is not invested by anybody. But I think it's a good asset category to be in. But if you want to combine it with equities, it may be through by choosing stocks rather than. So जब हम इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं, जब हम पोर्टफोलियोज देखते हैं, आपको लगता है आर वी इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेकिंग अ होलसम पोर्टफोलियो हियर, या फिर आपको लगता है कि वो तादाद इंडियन मार्केट्स में बहुत कम है? अच्छा, ये दिस इज टू, आई थिंक दिस इज टू स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट फॉर पीपल टू गेट इन. और मेरे हिसाब से वो तेजी में या उत्तेजित होकर कोई ले तो लेगा, लेकिन बाहर निकलने में वो चक्रव्यूह की तरह वो बाहर नहीं निकल पाएगा. स्पेशली अगर लॉस अगर निकालना पड़े. स्टॉक्स फिर भी समझते हैं लोग, बट बाइंग यू नो कमोडिटीज इज अ लिटिल मोर ऑफ डेट. फिर भी लोग समझते हैं यू नो कि फिक्स डिपॉजिट की जगह बॉन्ड्स में खरीद लो, उसमें लिस्टेड है एक्सेट्रा. बट आई थिंक इट इज़ अ वाइल अवे. ये वेल्थ मैनेजर्स को करना पड़ेगा कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी इस तरह हो, एंड दिस इज द लॉन्ग टर्म विजन. तो इसमें वेल्थ मैनेजर को भी इसमें समझने की ज़रूरत है, which I think is not the case today, because commodity is a very specialized subject. So there are, I mean, it's fair to say that there are probably one at best 2 Manisha Guptas in India. तो उसको आप बोलो कि मतलब you need wealth managers of who can explain the way Manisha does, वो नहीं है. This year the way it's turning around, काफ़ी कुछ है अभी भी देखने के लिए. I mean, Indian elections हुए हैं, US elections हैं, Fed rate cuts है, geopolitics is far from over in sense of impacting many prices and asset classes. अब यहाँ से अगर हम equities and commodities and de-dollarization का जो full यहाँ पर theme है, अगर वो सब देखें, तो आपको क्या लगता है ये साल किस तरफ जा रहा है? 2-3 चीज़ें मेरे हिसाब से कि I think the dollar strength will be limited, because जितना भी आप चाहो, ठीक है 5 रेट कट्स नहीं है, भले ही एक हो, लेकिन मार्केट ये मान के चल रहा है कि द पीकिंग आउट ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स इज देयर. और क्योंकि इलेक्शंस अपने सर पे हैं, तो इलेक्शंस का थीम विल कीप इंटरेस्ट रेट्स टू माय माइंड पेग्ड एट दीज लेवल्स. इट हैज टू कम डाउन, मे बी इट टेक्स टाइम टू कम डाउन. दैट्स वन. Number 2, if you take that theme and the dollar strength is limited, then commodities will rally, and individual commodities will do far better.
तो अगर एक्सेस ऑफ गोल्ड है तो somebody may diversify to silver, and I think you'll see far greater move because the silver is a shallower market than gold. Then you come to individual commodities. I think it's a function of the entire manufacturing theme. क्योंकि manufacturing sector has been weak in most parts of the world. These have not rallied. But अगर चाइना में थोड़ा strength आए, इंडिया में तो है ही. I think the manufacturing sector means things like silver, lead, aluminium will take off. And especially clean energy की अगर तरफ बात करते हैं तो that is going to be the way forward. So copper, aluminium, I think will be, for being relevant to this program, it will be there. Along with equity markets in different parts of the world, we are optically higher valued, but with this new numbers, etc., that have come out and with these elections, I think we'll remain, अंग्रेज में क्या बोलते हैं वो optically overvalued for some length of time. So I think for the next 5-10 years, Indian markets, from historical perspective, PE multiples देख लो, EV EBITDA multiples देख लो, and replacement cost देख लो, जो भी, I think we will remain expensive, but it's like saying कि Gucci की दुकान में जाओ तो you will not get Linking Road handbags. It's that kind of this thing. आपसे बात करते करते मिस्टर जयकुमार एक बात तो काफ़ी क्लियर है चांदी के प्राइसेस क्या हैं आप गुआर का कहाँ जा रहा है कैस्टर कहाँ है सो आप व्हाट कमोडिटीज आर डूइंग सो हाउ ऑफन इज इट दैट यू लुक एट अ कमोडिटी प्राइस के अच्छा शुगर में क्या चल रहा है बिकॉज आई एम अज्यूमिंग जब लोग ये सब स्टॉक्स देखते हैं टायर स्टॉक्स देखते हैं तो रबर के प्राइसेस शुगर स्टॉक्स देखते हैं तो शुगर के प्राइसेस आई मीन नियरली 50 to 60% ऑफ जो इक्विटीज हैं वो कमोडिटी बैक्ड हैं बिल्कुल है तो आपको लगता है लोग देखते हैं कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं उसमें इतनी अवेयरनेस है आई थिंक देखना चाहिए बट उसके देखने के बाद क्या करना चाहिए उसका शायद ज्ञान ना हो और मेरे हिसाब से ना हो तो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इट इज नॉट दैट क्योंकि हर चीज जो मूव करे वो हमारे पोर्टफोलियो में होना या नहीं होना नहीं चाहिए मतलब इट्स नॉट दैट समथिंग इज फॉलिंग देयरफॉर इट शुड नॉट बी इन योर पोर्टफोलियो या क्योंकि गोल्ड इज इन माय पोर्टफोलियो दैट आई वॉच गोल्ड टू से कि अगर 10% घट जाए तो मुझे बेचना है ये ऐसा भी नहीं है या अगर सिल्वर बढ़ रहा हो तो मुझे लेना चाहिए लेकिन वही है समटाइम्स सम ऑफ अस आर द होल आइडिया ऑफ हैविंग अ पोर्टफोलियो कि पैसा बनना चाहिए फिर चाहे वो इसमें बने या फिर उसमें बने एंड इन दैट सेंस अगर सबको लगता है कि चांदी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि दिस इज एन एरिया वेयर पीपल कैन गेट इन सो आई थिंक इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू शुड एंड दिस इज नॉट अबाउट कमोडिटीज बट अ जनरल फिलॉसफी इन लाइफ you don't need to know and Bombay has taught me this ki I came in 1985 that you need to know everything about everything but you need to know people who know that particular pocket of so you need to know the people who know that which you don't know and I think that is about life as much as anything and you need to be humble enough to understand and accept ki bhai I'll know a few things but hopefully I don't goof up on those things and if mistakes are made which it should be affordable mistakes मतलब ये ज़िंदगी के मतलब ये life lessons and this is nothing to do with commodities but because we're talking about something as esoteric as commodities कि मतलब ये चीज़ बहुत कम लोग समझते हैं और मैं ये नहीं बोलूँगा मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत मतलब I track some of these and because I've been in the market for 35-38 years so I think grey hair में कुछ ना कुछ तो experience के basis में we can lay the blame on but I think it's difficult for people to keep track and I think you may still keep track but I say what to do with that knowledge is more difficult to practice. Okay, one final question for sure. अब यहाँ से जब हम आगे जा रहे हैं and you've said this many times during this conversation कि commodities एक bull run में हैं and काफ़ी सारे factors हैं चाइना ने अब इतना अच्छा perform नहीं किया है उसके बावजूद भी हमने देखा है कि commodity prices have been on the higher side so if that starts to come in we see a rate cut US elections are done with more stimulus measures from China are still expected India seems to be doing very well काफ़ी लोगों से जिनसे मेरी बात होती है इंटरनेशनली भी वो कहते हैं कि ठीक है यूएस में शायद डिमांड इंक्रीमेंटल इतनी ना बढ़े लेकिन इंडिया की डिमांड बहुत स्ट्रांग बढ़ेगी आगे जाके चाहे फिर वो एविएशन है या क्रूड है या मेटल्स हैं विद द काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट वी हैव हियर तो इंडिया वर्सेस द रेस्ट ऑफ द ग्लोब एंड देन ओवरऑल कमोडिटीज आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्गर रन में है आई थिंक इंडिया में दिस मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग थीम जो है चाइना +1 है ताइवान +1 है उसका बेनिफिशियरी है इंडिया एंड टू दैट एक्सटेंट आई एम सेइंग there are lots of duties. For instance, I don't know if you're aware, but copper is almost double the price in the US compared to Europe. Yes. Steel prices are $400 a ton, more expensive in अगर यूरोप में 1100-1200 है तो 1600-1700 है US में in some parts even higher. So the world is into protection. कि there are duty protections in many markets. तो आप just price देख के ये conclude नहीं कर सकते हो.
बट कंपेटिटिवनेस अगर आप देखोगे तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस बढ़ेगा, जिसमें लेबर कॉस्ट इज अ बिग एक्सपेंसिव थिंग, एंड बिकॉज पीपल हैव बीन सेइंग कि दिस unemployment is a big issue. I feel the PLI related made in India, China plus one themes will actually get back employment to where it should belong, which is in factories. And that is where, because technology is disrupting jobs. Hopefully, manufacturing India will recreate jobs. Okay. That is the broad this thing. Okay. And therefore, commodity demand in India will continue to be. And is it the place to be in? I think if assuming the knowledge was there, assuming you, I think commodities must form a necessary part of your portfolio. All right. On that very high note, Mr. Jaikumar, thank you so much for joining us. Thank you very Shukriya. much. Shukriya.